चलिए आज अगला चैप्टर शुरू करना है, वो है द्रवों का प्रवाह। ठीक है, द्रवों का प्रवाह या फ्लो ऑफ लिक्विड्स। ठीक है, द्रवों का प्रवाह या फ्लो ऑफ लिक्विड्स। द्रवों का प्रवाह या इसको हम कहते हैं फ्लो ऑफ लिक्विड। ठीक है, द्रवों का प्रवाह या फ्लो ऑफ लिक्विड क्या है कि कोई इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ेंगे, कोई भी द्रव जब किसी नली में बहता है, ठीक है, तो उस द्रव के पास कितनी ऊर्जा होती है, कौन कौन सी ऊर्जा होती है, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, क्या ये ऊर्जा जो है वो उसके गति के पथ पर हमेशा नियत रहती है या बदलती रहती है। किसी नली में जल कैसे ऊपर चढ़ता है, केशिकात तो कहते हैं उसको, इसके बारे में पढ़ना है। उससे संबंधित जो तथ्य है वो पढ़ना है आपको। ठीक है, द्रव का प्रवाह कब तक जो है वो सीधी रेखा में धारा रेखी प्रवाह रहता है, कब विक्षुब्ध प्रवाह हो जाता है। ठीक है, या द्रव की श्यानता क्या होती है ना, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। तो पहले हम आते हैं, आपको द्रव के बारे में बताते हैं थोड़ा सा। द्रव तो आप जानते ही हैं कि द्रव मतलब ऐसी अवस्था है द्रव्य की जिसमें आकार तो अनिश्चित होता है लेकिन उसका आयतन निश्चित होता है। इसके अणुओं के बीच में जो अंतर आणविक स्थान होता है वह ठोस की अपेक्षा तो ज्यादा होता है लेकिन गैसों की अपेक्षा बहुत कम होता है। अंतर आणविक बल जो कार्य करता है इनके अणुओं के बीच में वह ठोसों से कम होता है और गैसों से ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन आदर्श द्रव क्या है, देखिए जो भी आप पढ़ेंगे फ्लो ऑफ लिक्विड्स में, जो भी नियम, फार्मूले, सूत्र जो भी पढ़ेंगे वो सभी फार्मूले, नियम, सूत्र जो है वो आदर्श द्रव के लिए सत्य है। आदर्श द्रव या आइडियल लिक्विड जो है इसके लिए सत्य है। ठीक है, आदर्श द्रव क्या होते हैं, देखिए अगर किसी द्रव में दो तरह के गुण हैं, है ना, तब उस द्रव को आदर्श द्रव कहा जाता है। कौन कौन से गुण हैं वो? पहला गुण है किसी भी द्रव में जो होना चाहिए वो गुण है पहला असंपीड्यता। असंपीड्यता है ना, या नॉन कंप्रेसिबिलिटी। नॉन कंप्रेसिबिलिटी, असंपीड्यता। संपीड्यता का मतलब होता है कि जिसको हम दबा सकें, जिसका संपीडन कर सकें, जिसका संपीडन कर सकें या जिसको हम दबा सकें उसको हम संपीड्य कहते हैं। ठीक है ना, तो अगर कोई द्रव ऐसा है जिसको दबाने पर थोड़ा सा भी न दबे, ठीक है, तो देखिए कोई भी द्रव होगा अगर उसको आप ऊपर से प्रेस करेंगे तो जरूर उसके आयतन में कुछ न कुछ कमी आ जाएगी, थोड़ी ही कमी होगी, बहुत कम कमी वैसे होती है आयतन में। जैसे द्रव भरा है किसी ग्लास में, अगर आप ऊपर से दबाएं तो आप देखते हैं बगल से निकल जाता है, फिर वो दब नहीं पाता ना। लेकिन अगर बगल वाला जो स्थान है उसको भी आप बिल्कुल सील पैक कर दें और ऊपर से दबाएं तो गैस के द्रव के अणुओं के बीच जो अंतर आणविक स्थान होता है उसमें कुछ न कुछ कमी आती है। अर्थात कहने का मतलब ये कि द्रव के आयतन में कुछ न कुछ कमी आ जाती है। समझ रहे हैं? तो ऐसा द्रव, ठीक है, जिसको दबाने पर उसके अणुओं के बीच के अंतर आणविक स्थान में कुछ भी कमी ना आए, ऐसे द्रव को हम असंपीड्य द्रव कहते हैं। और अगर कोई द्रव एकदम आप असंपीड्य है, मतलब जरा भी संपीडन उसमें नहीं हो रहा है, तभी वो आदर्श द्रव की श्रेणी में आएगा। तो पहला तो आदर्श द्रव का गुण होना चाहिए क्या? असंपीड्यता, मतलब दबाने पर वह बिल्कुल ही न दबे। केवल यही गुण नहीं, एक गुण और होना चाहिए और उस गुण को हम कहते हैं आस्यानता। ठीक है, या नॉन विस्कस होना चाहिए, वो आस्यान होना चाहिए। श्यान समझ रहे हैं?
अब श्यान आपसे कहा जाए जब भी, उसको जान जाइएगा कि श्यान का मतलब होता है एक तरह का घर्षण बल। घर्षण शब्द का प्रयोग जो है वो ठोसों में दरअसल होता है। ठोस को अगर एक के ऊपर आप चलाएंगे तो कहेंगे कि घर्षण बल काम कर रहा है। द्रव में उसी घर्षण बल का नाम कर देते हैं श्यान बल। घर्षण बल को क्या कहते हैं? श्यान बल कहते हैं। ठीक है ना। जैसे आप द्रव को या जल को किसी मथानी से मथ करके छोड़ देते हैं ना, द्रव को मथानी से मथ दिया आपने, फिर छोड़ दिया, क्या होता है? वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमता रहेगा, घूमने के बाद कुछ देर बाद रुक जाएगा। क्यों रुक जाता है? क्योंकि द्रव की जो परतें होती हैं, द्रव को आप विभिन्न छोटी छोटी पतली पतली परतों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। एक परत ऊपर है, फिर नीचे की परत है, फिर नीचे की परत है। ठीक है ना। जब आप घुमाते हैं तो उसमें ऊपर वाली परत जब चलती है तो नीचे वाली परत उसका विरोध करती है। तो क्या होता है कि द्रव के दो परतों के बीच जो सापेक्ष गतियां होती हैं उसमें विरोध करने का, सापेक्ष गतियों में विरोध करने का गुण होता है। किसके द्वारा होता है? ये द्रव की परतों द्वारा होता है। जैसे आप किसी ठोस वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के ऊपर चलाते हैं, खिसकाते हैं, तो आपको बल लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि गति के विपरीत दिशा में घर्षण बल अपने आप काम करता है। वही चीज श्यान बल में भी होता है कि ऊपर की परत जो है वो नीचे वाली परत का विरोध, नीचे वाली परत ऊपर वाली परत का विरोध, ये लगातार परतें जो है एक दूसरे का विरोध करती हैं। ठीक है। तो यह जो गुण होता है विरोध करने वाला, वो कहलाता है श्यानता। अभी आगे मिलेगा श्यानता, फिर बताना पड़ेगा उसको। श्यानता कहते हैं। और जो बल काम करता है द्रव की दो विपरीत सतहों के बीच में, है ना, उसको क्या कहते हैं? श्यान बल कहते हैं। तो अगर कोई द्रव ऐसा है जिसमें जरा भी श्यानता नहीं है, जरा सा भी द्रव की दोनों परतों के बीच में जरा सा भी विरोध नहीं है, तो उस द्रव को हम आदर्श द्रव कहेंगे। क्या यह संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। किसी भी द्रव में ऐसा गुण नहीं हो सकता कि उसकी परतों के बीच जो गतियां हो रही हैं, सापेक्ष गतियां, वो ना हो। समझ रहे हैं? तो अश्यान बल हो ही नहीं, अश्यान द्रव हो ही नहीं सकता। जितने भी द्रव होंगे भाई, किसी में ज्यादा बल काम करेगा श्यान बल, और किसी में कम काम करेगा। जैसे शहद है, ग्लिसरीन है, जो गाढ़े होते हैं, पारा है, तो जो गाढ़े द्रव हैं उनमें ज्यादा श्यान बल काम करेगा, जो हल्के द्रव हैं उनमें कम कार्य करेगा। लेकिन कितना भी पतला द्रव होगा, चाहे मिट्टी का तेल हो, चाहे हमारा द्रव जल हो, पानी हो, सब में श्यानता का गुण होता है। कोई भी द्रव जो है अश्यान नहीं हो सकता। लेकिन आदर्श की बात हो रही है, आदर्श अवस्था कभी प्राप्त नहीं हो सकती है, इसलिए अश्यानता और असंपीड्यता ये बिल्कुल ही संभव नहीं है। इसीलिए कोई भी द्रव पूरी तरह से आदर्श द्रव नहीं हो सकता। कोई भी द्रव पूरी तरह से आदर्श द्रव नहीं हो सकता है। ठीक है। लेकिन यदि कोई आदर्श द्रव है, पतला द्रव है, तो आदर्श की कैटेगरी में पहुंचता है धीरे धीरे, है ना, लेकिन पूरी तरह से वह भी आदर्श नहीं है। तो यह दोनों गुण अगर है तो ऐसे लिक्विड को हम क्या कहते हैं? आइडियल लिक्विड कहते हैं या आदर्श द्रव कहते हैं। ठीक है ना। अगर कोई आदर्श द्रव, अब देखिए धारा रेखी प्रवाह क्या होगा, ध्यान दीजिए। धारा रेखी प्रवाह, धारा रेखी द्रवों का दो तरह का प्रवाह होता है। पहले प्रवाह को हम कहते हैं धारा रेखी प्रवाह, ठीक है। दूसरे प्रवाह को हम कहते हैं विक्षुब्ध प्रवाह। विक्षुब्ध, पहला जो है करंट लाइन फ्लो होता है और दूसरा है टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है। पहला जो है करंट फ्लो आप कर सकते हैं, आप करंट लाइन फ्लो कर सकते हैं, और दूसरे वाले को हम क्या कहते हैं? टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं, विक्षुब्ध प्रवाह। धारा रेखी प्रवाह का क्या मतलब होता है? यदि एक समान नली में से, एक समान व्यास की नहीं, नली का व्यास कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। नली सीधी हो ऐसा भी नहीं मतलब जरूरी है ना। देखिए धारा रेखी प्रवाह से लग रहा है कि प्रवाह सीधी रेखा में होना चाहिए तब धारा रेखी होगा, ऐसा नहीं है।
ये भ्रम हो जाता है अक्सर, ठीक है। अगर कोई नली है, ये नली हमारी है, ये सीधी तो है नहीं, लेकिन किसी नली से होकर के द्रव के कण अगर जा रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे ये कण आपके किसी द्रव से होकर के जा रहे हैं और नली से होकर जा रहे हैं, ठीक है। तो किसी नली से प्रवाहित होने वाले द्रव में अगर पीछे चलने वाला कण अपने आगे चलने वाले कण का अनुसरण करे, ठीक है, जैसे ये पहला वाला जो है अगर चल रहा है तो इसके पीछे वाला भी इसी रास्ते चले, उसके पीछे वाला भी उसी रास्ते चले, मतलब जिस रास्ते पर आगे वाले कण जा रहे हैं उसके पीछे पीछे सारे कण उसी रास्ते से होते हुए जाते हैं, कोई भी कण एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह का प्रवाह अगर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ऐसे प्रवाह को हम कहते हैं धारा रेखी प्रवाह, ठीक है। तो धारा रेखी प्रवाह किसी नली से होकर बहने वाला ऐसा प्रवाह होता है जिसमें, ठीक है, बहने वाले प्रत्येक कण अपने आगे चलने वाले कणों के पथ का अनुसरण करते हैं, ठीक है। तो ऐसा जो प्रवाह होता है उसे क्या कहते हैं, धारा रेखी प्रवाह कहते हैं, ठीक है ना। अगर द्रव का वेग ज्यादा कर दोगे तब तो प्रवाह धारा रेखी नहीं हो पाएगा। तो द्रव धारा रेखी प्रवाह के लिए एक आवश्यक शर्त है कि द्रव का प्रवाह जो है वो बहुत अधिक वेग से नहीं होना चाहिए। अधिक वेग से होगा अगर तो प्रवाह धारा रेखी नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर जो है नली को आप पतला कर दें और जो धारा है लिक्विड की, द्रव की, उसको आप तेज कर दें, मतलब पानी इसमें तेज बहे और नली पतली हो जाए, तो क्या होगा, इसमें आगे चलने वाला जो कण है घूमकर पीछे आ जाएगा, फिर पीछे से फोर्स पड़ेगा, वो फिर आगे बढ़ जाएगा। तो बीच बीच में क्या है, आप अज्यूम कीजिए, है ना, पाइप के माध्यम से पानी आप भरते हैं, खेतों में पानी जाता है ना, सिंचाई वाली पाइप जो होती है उसके माध्यम से आप देखिए, तो जहां पर पानी जो है वो धीरे धीरे आराम से फ्लो करे वहां पर जो है तो धारा रेखी प्रवाह हो गया। और जहां पर कभी कभी देख खलखल की आवाज होती है और पानी जो है आगे वाला पानी पीछे होके आता है फिर आगे बढ़ता है, तो जहां पर इस तरह की आवाज होती है या पानी जैसे कहीं ढाल पे है, जैसे ढाल पे है तो वहां पानी गिरेगा तो वहां का नीचे वाला पानी उठ के ऊपर आएगा, फिर पानी आगे बढ़ेगा। तो रिवर्स में अगर आ जाता है तो वह प्रवाह धारा रेखी नहीं हो सकता है। ऐसे प्रवाह को हम कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो या कौन सा प्रवाह है, विक्षुब्ध प्रवाह है। समझ गए बात को। अच्छा, किसी भी द्रव का वेग, अब देखिए क्रांतिक वेग आपको बता रहे हैं, क्रांतिक वेग, इसकी परिभाषा जो है आप याद रखिएगा। क्रांतिक वेग की परिभाषा जो है आप याद रखिएगा। क्रांतिक वेग क्या है, या क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी देखिए कई है ना, तो जब द्रवों के प्रवाह से संबंधित क्रांतिक वेग कहा जाएगा तब आप इसको लिखेंगे। क्रांतिक वेग अभी मिलेगा आपको, ठीक है। क्रांतिक वेग है ना, क्या है, देखिए किसी भी नली में अगर द्रव प्रवाह हो रहा है, आसानी से हो रहा है, किसी नली में द्रव का प्रवाह आसानी से हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, कहेंगे धारा रेखी प्रवाह है। एकदम शांत होकर कण जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, पीछे वाले कण जो है आगे वाले के पथ का अनुसरण करते हुए जा रहे हैं। आप द्रव का वेग थोड़ा और बढ़ा दीजिए, थोड़ी टोटी और खोल दीजिए, है ना। अब क्या होगा, अब भी जो है वो जा रहे हैं, ज्यादा वेग से जा रहे हैं, उसी अवस्था में अब भी प्रवाह धारा रेखी है। तो द्रवों का प्रवाह आप थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाइए। जब द्रवों का प्रवाह बढ़ाते बढ़ाते ऐसी कंडीशन आ जाए कि अब अगर आपने जरा सा भी बढ़ाया, जरा सा भी आपने द्रव का वेग बढ़ाया तो प्रवाह विक्षुब्ध हो जा रहा है। उसके नीचे क्या है, थोड़ा सा कम कर दिया आपने वेग तो प्रवाह धारा रेखी है ना। तो वह निश्चित वेग जिससे ज्यादा कर देने पर द्रव का प्रवाह विक्षुब्ध हो जाता है और जिससे नीचे रहने पर द्रव का प्रवाह धारा रेखी रहता है, उस वेग को ही क्या कहते हैं, क्रांतिक वेग कहते हैं, है ना। इसका मतलब किसी धारा रेखी नली में, किसी धारा रेखी नली में
प्रवाहित होने वाले द्रव का वह अधिकतम वेग, किसी धारा रेखी नली में प्रवाहित होने वाले द्रव का वह अधिकतम वेग जिसके नीचे द्रव का प्रवाह धारा रेखी बना रहता है। ठीक है ना, उस वेग क्या कहते हैं, क्रांतिक वेग कहते हैं। मतलब उसके नीचे बना रहता है तो ये अपने आप ऑटोमेटिक हो गया कि उसके ऊपर जाने पर नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि उसके ऊपर जाने पर विक्षुब्ध हो जाता है। तो जब उसके नीचे बना है इसका मतलब उसके ऊपर नहीं बन रहा है। तो नली में बहते हुए द्रव का वह अधिकतम वेग जिसके नीचे द्रव का प्रवाह धारा रेखी बना रहता है, उस वेग को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक वेग कहते हैं या क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। उसको VC से शो करते हैं। किससे शो करते हैं उसको, इसको हम VC से शो करते हैं। समझ गए बात को, यहाँ तक कोई दिक्कत, ये VC से इसको शो करते हैं। चलिए अब ये हो गया आपका क्रांतिक वेग। अब क्रांतिक वेग जो है, एक वैज्ञानिक थे रेनॉल्ड, क्या नाम था उनका, रेनॉल्ड वैज्ञानिक, रेनॉल्ड वैज्ञानिक थे। ठीक है, रेनॉल्ड, उन्होंने क्या है इसका अध्ययन किया, इसका क्रांतिक वेग का, क्रांतिक वेग का और धारारेखी प्रवाह का। ठीक है ना, तो उन्होंने बताया कि जो क्रांतिक वेग हमारा है ये कई चीजों पर निर्भर करता है, या द्रव का धारा रेखी प्रवाह जो होता है वह कई चीजों पर निर्भर करता है। क्या, नली की चौड़ाई पर, साथ साथ नली में बहते हुए द्रव के वेग पर, या साथ साथ द्रव के घनत्व पर। समझ रहे बात को। तो उन्होंने एक फार्मूला दिया, R = रो VC d/η। इसमें देखिए क्या क्या आप नहीं जानते। रो जो है वो डेंसिटी है, इसकी द्रव की, जो द्रव बह रहा है उसकी डेंसिटी है, मतलब घनत्व पर निर्भर करता है, रेनॉल्ड नंबर, ये R। ठीक है, बाद में उन्होंने बताया कि इस R की वैल्यू अगर 1000 से कम है, ठीक है, 1000 से कम है R की वैल्यू, ऐसे इसको लिखिए, R is less than 1000, तो क्या होता है, प्रवाह आपका धारा रेखी होता है। प्रवाह कैसा होता है, प्रवाह धारा रेखी होता है। अगर R की वैल्यू 1000 से ज्यादा है और 2000 से कम है तो द्रव का प्रवाह कभी धारा रेखी हो जाता है और कभी विक्षुब्ध हो जाता है, मतलब सर्टेन नहीं रहता। द्रव का प्रवाह कभी धारा रेखी होता है तो कभी विक्षुब्ध होता है। लेकिन तीसरी कंडीशन है, अगर R इज ग्रेटर देन 2000 है, R क्या नंबर एक है, वो नंबर कहां से आएगा, वो नंबर यहां से आएगा, तो ये बताते हैं आपको। R इज ग्रेटर देन अगर 2000 है तो 2000 से ज्यादा होने पर निश्चित रूप से द्रव का जो प्रवाह है वो क्या हो जाएगा, विक्षुब्ध हो जाएगा। तो R की वैल्यू यानी रेनॉल्ड नंबर का जो मान है वो 2000 से ज्यादा अगर है तो विक्षुब्ध प्रवाह होगा, 1000 से कम है तो धारा रेखी होगा, और 1000 से 2000 के बीच में है तो कभी धारा रेखी होगा और कभी विक्षुब्ध होगा। समझ गए बात को। तो इस तरह से, और R की वैल्यू क्या है, उन्होंने बताया कि जो रेनॉल्ड नंबर आपका है वो उस द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है, द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है, क्रांतिक वेग पर निर्भर करता है, क्रांतिक वेग। ठीक है ना, अलग अलग द्रव के लिए क्रांतिक वेग भी तो अलग अलग होगा, है ना। जैसे जल हल्का है तो जल अगर ज्यादा तेज बहेगा आपका तो तुरंत जो है टर्बुलेंट हो जाएगा, और जो गाढ़े द्रव होते हैं वो थोड़ा तेज बहेंगे तब भी टर्बुलेंट नहीं होंगे, विक्षुब्ध नहीं होंगे। तो क्रांतिक वेग पर D मतलब डायमीटर है, नली के डायमीटर है ये, और ईटा जो है, अभी आप ईटा पढ़ेंगे दो एक टॉपिक के बाद। ईटा को हम कहते हैं श्यानता गुणांक। क्या कहते हैं इसको, श्यानता गुणांक। तो जल के लिए श्यानता गुणांक अपना अलग होता है, अलग अलग द्रवों के लिए श्यानता गुणांक अलग अलग होता है। तो नली का व्यास हो गया, ये आप जान जाएंगे, VC जान जाएंगे, घनत्व जान जाएंगे, ईटा जान जाएंगे, सबको गुणा भाग आप करेंगे तो आपको जो नंबर मिलेगा उसी नंबर को हम कहते हैं रेनॉल्ड नंबर। क्या कहते हैं इसको, रेनॉल्ड नंबर। समझ रहे बात को। और ये आपका जो रेनॉल्ड नंबर है यही रेनॉल्ड नंबर, ठीक है। अगर 1000 से कम है तो प्रवाह धारा रेखी, 1000 से 2000 के बीच में है तो कभी धारा रेखी तो कभी विक्षुब्ध, और 2000 से अधिक है तो निश्चित रूप से विक्षुब्ध प्रवाह होगा। समझ गए यहां तक। अब आप कहेंगे ये कहां से आया, सूत्र कहां से आया,
है ना। तो सूत्र जो है ये आया हुआ है बीमा के नियम से। आप बीमा चैप्टर पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़े होंगे, आपको नहीं पता है, आप देख लीजिएगा। बीमा चैप्टर अगर आप पढ़ चुके होंगे तो कुछ जो है भौतिक राशियों के बीच संबंध बीमा की सहायता से निकाले जाते हैं। बीमा की सहायता से भौतिक राशियों के बीच संबंध निकाले जाते हैं। और आप जब ये आप जान गए कि रेनॉल्ड नंबर आपका जो है वो घनत्व पर निर्भर करता है, क्रांतिक वेग पर निर्भर करता है, नली के व्यास पर निर्भर करता है, श्यानता गुणांक पर निर्भर करता है, तो इन सब की बीमा पता है, उसको बता नहीं रहे आपको, बीमा आप पढ़ लेंगे तो इन सबको याद कर लेंगे। तो बीमा रख करके, और बीमा के जो 3 उपयोग होते हैं उसमें एक उपयोग ये भी है कि विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना, ये बीमा का उपयोग है। बीमा का उपयोग बताया जाएगा, आपको पढ़ाए होंगे। बीमा का उपयोग है विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। तो अब आर जो है वो 4 राशियों के बीच संबंध स्थापित हो रहा है, तो अपने आप इसकी पावर 1 आ जाएगी, इसकी पावर 1 आ जाएगी, इसकी पावर 1 आ जाएगी, यहाँ पर पावर जो है -1 आ जाएगी, नीचे आ जाएगा। तो यह सूत्र आपका बीमा के दृष्टिकोण से सत्य होगा। ठीक है, तो इसका सत्यापन बीमा की सहायता से होगा। जब बीमा वाला चैप्टर आप पढ़ लेंगे तब इस सूत्र को आप सिद्ध करके देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, अभी से नोट कर लीजिएगा। जब आप बीमा पढ़ लेंगे तो इसको आप सिद्ध करेंगे कि यह बीमा के दृष्टिकोण से सत्य है, और नहीं होगा तो फिर हमको बताइएगा। ठीक है, चलिए, तो आज आपको जो हमने बताया है इतना आप शुरुआत चैप्टर की हो गई है। और अब इसमें श्यानता क्या है, श्यानता गुणांक क्या है, ठीक है, और फिर द्रव के प्रवाह में जो आगे वाले टॉपिक हैं वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।